नमस्कार दोस्तों मैं इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूं और आज मैं सीधा हमारे वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के भावनगर मंडल के मंडल मंत्री बीएन डाबी साहब से बात करेंगे और कर्मचारियों की समस्या के लिए बात करेंगे। तो आज हमारे साथ समय दिया है इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को बात करने का और हम बात उन कर्मचारियों की समस्या का करेंगे जो ज्वलनशील मुद्दा बनकर रह गई है। तो उस तरह से कैसे बीएन डाबी साहब ने उस मुद्दे को उठाया है और कर्मचारियों तक कैसे पहुँचा है, तो कर्मचारियों का लाभ कैसे मिल रहा है, ये बीएन डाबी साहब से हम पूछेंगे। तो साहब आपसे ये निवेदन था कि काबर साहब ने जब 10 जनवरी को जैतलसर में मीटिंग हुई थी तो उसमें काबर साहब गए थे और काबर साहब ने वहाँ पर काफ़ी सैकड़ों संख्या में ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी थे। तो उन लोगों ने में जब ये बताया कि हम पहली बार भावनगर में कभी ट्रैक मेंटेनर को ऑन रिक्वेस्ट रेलवे पे छोड़ा नहीं गया था, तो काबर साहब ने यही वादा किया था कि मैं जानता हूं तो सबको मैं छुड़वाऊंगा। और आप जानते हो कि सर काबर साहब जो एक बार कमेंटमेंट कर देते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो उसके बाद में सर जीएमपीएनए में आइटम लिया, यही जीएमपीएनए में आइटम लिया था कि इंटर रेलवे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों को छुड़वा जाए। तो इस पर आपकी सर क्या भूमिका रही है? मैं बीएन डाबी, डिविजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ भावनगर डिवीज़न। आपकी चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आपकी चैनल कर्मचारियों की किसान चैनल है, फिर भी कर्मचारी की वेदना, वाचा, डिमांड, उसकी सफलता के बारे में आप जो ये प्रयास कर रहे हैं और ये गतिविधि कर रहे हैं, इसके लिए वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ भावनगर मंडल की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी बात रही, आपने बोला इंटर रेलवे इंटर डिवीज़न के लिए छुड़वा कर्मचारियों को, जो ट्रैक मेंटेनर, खास करके ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन कैटेगरी और सभी कैटेगरी को रिलीव करने का क्या काबर साहब ने ट्रैकमेंट कॉन्फ्रेंस जो जैतलसर में हुई वहाँ पे कमिटमेंट किया था, तो इसके बारे में आपकी भूमिका क्या रही? तो काबर साहब राष्ट्रीय नेता है और उनका जो कमिटमेंट रहता है वो रूल बेस्ड रहता है और उनको पता होता है कि कितने ट्रैकमेंट कब रिलीव हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ ये है कि रेलवे भी सुचारू रूप से चले, कर्मचारी का वेलफेयर भी सुचारू रूप से होवे और साथ में कर्मचारी दूर दराज से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, भावनगर डिवीज़न है या दूसरे मंडल में काम कर रहे हैं, उसको अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिले, वो एक मजदूर संघ का लक्ष्य रहता है। उस दिशा में मैंने एज ए डिविजनल सेक्रेटरी अभी 25 तारीख को जीएम साहब आए, वो जीएम साहब को मैंने मेमोरेंडम में ये इश्यू मुद्दा उठाया कि साहब अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो इसमें आपको मजदूर संघ का एक प्रायोरिटी ये आइटम है, मेरी डिमांड है कि जितने ट्रैकमैन, पर्टिकुलरली ट्रैकमैन और अदर कैटेगरी जो पॉइंट्समैन है, ग्रुप डी में और कैटेगरी है, सबको रिलीव किया जाए। और मैंने ये बोला साहब रिलीव तब हो सकते हैं कि पहले 2014-15 से जिसकी एनओसी पेंडिंग है उसको रिवैलिडेट करवाने का आदेश दीजिए आप सभी डिवीज़नों को, कि ताकि सबकी एनओसी रिवैलिडेट करवाए। और दूसरा, नया अभी जो दे रहे हैं इन प्रोसेस है, उनकी भी एनओसी की प्रोसेस जल्दी करवाए ताकि न्यू कमर्स आने के बाद उसको तात्कालिक रिलीव किया जाए। साथ में साहब आप जब अलॉटमेंट करो, जब कैटेगरी नई आने वाली है, नए ट्रैकमैन आएंगे, पोस्टमैन आएंगे जो भी, तो आप भावनगर मंडल से अधिकारी बन के जीएम बने हो तो भावनगर के कोने कोने से परिचित हो, हर एक स्टेशन से परिचित हो, हर एक गैंग से परिचित हो कि कहाँ कितनी वैकेंसी चाहिए, कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कठिनाई है, तो उसके हिसाब से आपको पता है कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले भावनगर ने इंडियन कितने लोगों का किया है, साथ में कितने लोग इंटर रेलवे इंटर डिवीज़न बिटवीन जब इंडियन भेजे उसके बाद भी कई लोगों ने एप्लीकेशन किया है। तो लेटेस्ट पोजीशन के हिसाब से आप अलॉटमेंट करें ताकि हमारे सभी कोई भी वंचित न रह जाए इंटर रेलवे इंटर डिवीज़न में। और दूसरा, हमारी शॉर्टेज भी फिर नहीं हुए, ताकि जो नए आने वाले कर्मचारी है या नहीं जाने वाले वो शॉर्टेज के अंडर ग्रेड ट्रेंस के अंदर वर्क न करे और पूरी वैकेंसी भर जाए। इस हिसाब से हमने जनरल मैनेजर को, जीएम साहब को विनती की। जीएम साहब ने बोला कि मेरा प्रयास वही रहेगा कि जितने लोग को ज़्यादा से जाए, ये उन्होंने कमिटमेंट किया है। सर पिछली पीएनएम जब जीएम पीएनएम हुई थी तो उसमें मैं वीडियो में देख रहा था, आप भी थे, मकवाना साहब भी थे और काबर साहब बोल रहे थे कि वो वीडियो एक वायरल हुआ था जो जीएम पीएनएम के अंदर का था, तो उसमें बोल रहे थे कि मैं सबसे पहले जीएम साहब के उन कर्मचारियों को छोड़िए जो आज तक वेस्टर्न रेलवे से कभी नहीं छोड़ा गया है, और मैं ट्रैक मेंटेनर की बात कर रहा हूं, उसके अनुसार ही आप कैडर के अनुसार ही कर्मचारी को दीजिए, क्योंकि 5000 कर्मचारी के लगभग नई भर्ती होने वाली है और नए कर्मचारी आने वाले, ट्रैक मेंटेनर कैडर की मैं बात कर रहा हूं। तो जीएमपीएनए में जो काबर सामने बोला है बहुत ही बढ़िया बोला है और उसका रुझान सभी कर्मचारियों में है। तो उसी तरह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जो भी जाना चाहते हैं तो उन लोगों की जो अवैध हो चुकी है एनओसी,
अन्य जो डिवीज़न अन्य इंटर रेलवे से वैध हो चुकी, तो अभी तक उन लोगों का वैध के लिए अभी एनओसी यहाँ से वापस भेजी नहीं है। मैंने इस सिलसिले में बोला है आपको कि सबसे पहले जीएम साहब को ये बोला है कि रेलवे बोर्ड का रूल है और हर एक एनओसी जब दी जाती है एम्प्लॉय को डिवीज़न को, उसमें लिखा होता है कि इसका वैलिडेशन पीरियड 6 मंथ है। 6 मंथ आप रिलीव करो और अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। तो फिर 2019 का जो रेलवे बोर्ड का रूल आया, इसमें क्लियर लिखा है कि यदि आप 6 महीने के भीतर कर्मचारी को रिलीव नहीं कर पाते हो तो इसको एनओसी को रिवैलिडेट किया जाए, ताकि कर्मचारी को तो ये लगे मुझे 6 महीने में रिलीव नहीं किया है, अभी मेरा तो ख़त्म हो गया तो मुझे दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको रिवैलिडेट करवाए। और हमने डिवीज़न से लेके जीएम तक जो फॉरम हुआ है, नेगोशिएशन हुआ, उसमें यही सबसे पहले कि एनओसी रिवैलिडेट करवाए। और जीएम साहब ने बोला है, और अभी मेरी जो डिवीज़न पीएम यहाँ होने वाली है भावनगर मंडल में, मेरा सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि जितनी एनओसी अभी एक्सपायर हो रही है, एक्सपायरी हो गई है, उसको रिवैलिडेट करवाई जाए और उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वही दी जाए। सर, आप भावनगर के एक लोकप्रिय मंडल मंत्री हैं और वर्तमान में हैं और आगे भी होंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर भावनगर मंडल से कम कितने ट्रैकमैनों को इंटर रेलवे के लिए छोड़ा जाएगा? मैं एम्प्लॉय को सही बात बताना हमारा फर्ज होता है। बिल्कुल, क्योंकि सच बताने से सही चीज़ आज नहीं तो कल लोगों को पता चलता है। जीएम हमारी तो डिमांड ये है कि जितने इंटर रेलवे सबसे पहले इंटर डिवीज़न वाले को करो, ताकि वो हमारे पॉकेट में रहें, वो केडर से बाहर नहीं जाएंगे। बाद में इंटर रेलवे जो लॉन्ग पेंडिंग है 14-15 से लेके, मेरा तो यहाँ तक डिमांड है कि आज की डेट में भी जो इंटर रेलवे के लिए अप्लाई करे उसको भी कंसिडर किया जाए। और हमारा संघर्ष तब तक रहेगा कि जितने लोग पुराने हैं उसको तो करवाना है 110%, कुछ भी हो जावे, नए का भी करवाने का मेरा ध्येय रहेगा। और मैं गैंगमैनों के, आपने जो मेरे लिए वर्ड्स यूज़ किया कि आप लोकप्रिय हो, बात से, क्योंकि मैं गैंगमैन के साथ मेरा पूरा लगाव है। जो लार्जेस्ट की मैंने फायर ने लाई, मजदूर संघ ने लाई, तो मैं आई वॉज बेसिकली टीचर, और मैं टीचर था। तो मैं जब लार्जेस्ट में एक एग्ज़ाम ली जाती थी तो मैं हर एक स्टेशन पे, हर एक ब्रांच पे मैं खुद पढ़ाने जाता था। तो मेरे लार्जेस्ट में जितने बच्चे हैं जो गैंगमैन वर्क कर रहे हैं, वो मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं। और मैं कभी ट्रैकमैन, सबसे रेल की हड्डी होती है नींव, और ट्रैकमैन है। इसीलिए मैंने, आपने जो क्वेश्चन किया कि, और आपकी भी अच्छी बात है कि भाई आप लोकप्रिय हो, तो आपने जो मेरे लिए अनुमान किया लोकप्रिय हो तो मैं नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे लोकप्रिय बनाया, मेरा वर्क ने नहीं सर, आपके अच्छे काम से, और क्योंकि कर्मचारी हो या नेता हो, आप कॉमरेड हो, सभी कर्मचारियों के एक पहले व्यक्ति हो जो काम के नाम से पहचाने जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि महामंत्री जो वेस्टर्न रेलवे के हैं आरजी काबर साहब, क्योंकि आरजी काबर साहब के अंडर में 6 डिवीज़न आते हैं वेस्टर्न रेलवे के, और 6 डिवीज़न से ही सभी कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं। तो सर ये भी है कि आरजी काबर साहब भावनगर से नहीं, 6 डिवीज़नों से ही ट्रैक मेंटेनरों को ऑन रिक्वेस्ट के लिए छुड़वाएंगे। और इससे बड़ी बात है कि सर एचआरएमएस का आज का ज़माना आ गया कि एचआरएमएस पे चाहे डिवीजन लेवल का हो, चाहे इंटर रेलवे का हो, चाहे यूनिट वाइज का हो, ट्रांसफ़र फॉर्म भरने की एचआरएमएस से ऑनलाइन ही भरनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भावनगर में 6 यूनिट आती है एडीएन लेवल की, परंतु अभी बहुत सारी है कि यहाँ जो डीलिंग क्लर्क होता है उसके पास में भी एचआरएमएस के थ्रू एडीएन लेवल से यहाँ तक फॉर्म नहीं पूछे ऑन रिक्वेस्ट का। तो आप इस समस्या के लिए अरे कहना क्या चाहते हो, क्या बोलेंगे? आपने मेरा पूरा एजेंडा पढ़ लिया है, जो मैं अभी मीटिंग करने वाला हूँ डीआरएम साहब के साथ। मेरी पीएनएम तय ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा दूसरा आइटम यही रहेगा ओपनिंग एजेंडा में कि अभी एचआरएमएस में चाहिए, क्योंकि रेलवे बोर्ड का रूल आया है लेटेस्ट कि अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआरएमएस इंटर रेलवे इंटर डिवीज़न के लिए। तो कई सारे जो अभी सुपरवाइजर है अपने पास एप्लीकेशन लेके रखे हैं, आगे फॉरवर्ड नहीं किए, और फॉरवर्ड किए तो उसकी डिवीज़न में डीलिंग ब्रांच ऑफिसर को नहीं भेजी है। कई एप्लीकेशन ब्रांच ऑफिसर के पास है तो वैकेंसी को लेके बैठा है। तो मेरा डीआरएम साहब को यही मुद्दा, दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि रेलवे बोर्ड ने बोला है कि आप एप्लीकेशन एचआरएमएस में आप डील कर दो, रिलीव करने की बात है। तो मेरा सेकंड पॉइंट यही रहने वाला है। अच्छा सर, दूसरी बात और कि रेल बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था, मैं बात कर रहा हूँ सर पॉइंट्समैन की, वो जारी किया था कि हर पॉइंट्समैन को, हर गेटमैन पॉइंट्समैन को 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, रेल बोर्ड ने जारी किया था। और आरजी काबर साहब ऐसे आदमी जो एक बार बोल देते हैं करके दिखाते हैं। तो बात यह है कि सर वो पॉइंट्समैनों को 1000 रुपये अभी नहीं मिल रहा है, तो बस
हवा निकल गई। काबर साहब से भी आप बात कीजिए कि भाई अगर रेल बोर्ड ने लेटर निकाल दिया तो अभी पोस्टमैनों को 1000 रुपये जारी करना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप क्या बात करेंगे? अभी हमारी 21 तारीख को न्यू दिल्ली में NFIR वर्किंग कमेटी हुई। हमारे वर्किंग कमेटी में हमारे महामंत्री श्री RG काबर साहब ने हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR के महामंत्री राघवैया जी को इस बारे में रिपीट करवाया, क्योंकि ऑलरेडी NFIR ने इश्यू रेज किया है कि जैसे गेट कीपर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गेट कीपर को तो देना है, रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर जारी कर दिया है, जो पॉइंट्समैन भी गेट पे काम कर रहे हैं उसको भी एट पार विथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको देना चाहिए। बिल्कुल। और ये वर्कआउट करके ऐसा जानकारी में आया है कि पूरा वर्कआउट करके मिनिस्ट्री ने प्रपोजल बनाई है, अंडर प्रोसेस है, और हमें पूरा विश्वास है कि इन शॉर्ट टाइम में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इश्यू है फाइनेंस का बन जाए, क्योंकि रेल बजट अभी हमारा अलग से नहीं है, अभी बजट है कंबाइन हो गया। तो जितना भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम का मतलब फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन होता है, इम्प्लीकेशन होता है, जो भी असेसमेंट होता है, वो हमको अभी क्या करना पड़ता है, रेलवे को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजना पड़ता है, कोई इश्यू DOPT को भेजना पड़ता है, जो पे कमीशन से रिलेटेड है DOPT को भेजना पड़ता है, और पे कमीशन रिलेटेड इश्यू DOPT को जाएगा, फाइनेंस के रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगा, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद रेलवे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसलिए ये अभी अंडर प्रोसेस है और आज नहीं तो कल उसको देना ही पड़ेगा। और वो भी हमारी मांग है कि 1/7/2017 से जैसे सभी ट्रैकमैन को 7 CPC से लागू किया है, वहाँ से उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कोई किसी का हक नहीं मारता, हमेशा सभी कर्मचारी ये चाहता है कि काम तो मैं बात कर रहा हूँ सर कि 2019 में 27 रुपये हार्ड वर्किंग अलाउंस गैंगमैन को दिया गया है। उसके बाद में ये अलाउंस बढ़ा दिए गए थे कि 6100 रुपये, 4100 रुपये, 2700 रुपये। तो मैं चाहता हूँ कि TRD में जो काम करने वाले बिजली विभाग में उन लोगों को भी मिलना चाहिए था, और जो से MMU में ब्लैक स्मिथ है, आर्टिजन स्टाफ है, मैसन है, जो भी मतलब सेफ्टी कैटेगरी का है, चाहे वो ट्रैकमैन हो, पोन्समैन हो, चाहे कोई भी हो, तो वो बढ़ा हुआ जो 4100 और 6100 रुपये था वो अभी तक पता नहीं कहाँ अटका हुआ है। तो आपसे ये निवेदन है कि RG काबर साहब से बोलिए कि ये लोगों की जो ये डिमांड थी, ये फाइल अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? अभी 2018 में जो आपने पैसा ही पैसा होगा पता है कि जो हार्डशिप रिस्क अलाउंस है 2700 से बढ़ाकर उसको 4100 रुपीज़ देने का एक वर्कआउट किया है कि इंडियन रेलवे में 2,15,000 ट्रैकमैन है। अच्छा। और इनका हिसाब करके पूरा एक काउंटिंग मतलब जितना फाइनेंशियल कितना रेलवे पे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के पास पड़ा है, और वो 110% उसको एग्री करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। सर ये दूसरा जो आपने बताया कि TMC में वर्क कर रहे हैं, वो भी रिस्क है, क्योंकि TRD में हार्ड एंड रिस्क अलाउंस का मतलब ये है कि रिस्क के साथ काम करें, उनको देना है। तो TMC में काम कर रहे हैं तो क्या वो रिस्क के साथ नहीं काम कर रहे, उनको भी करना पड़ता है। TRD में काम करे क्या वो भी सेफ्टी के साथ काम करे, उनको भी रिस्क रहता है, क्योंकि ट्रैकमैन एज वर्किंग एज एन आर्मी मैन जब उसकी डेथ होती है, वॉर होती है, तब रेलवे मैन तो हर रोज़ उसकी डेथ होती है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हर एक दिन में 3 ट्रैकमैन रन ओवर होते हैं जी। ये औसतन आंकड़े हैं। 2018-19 में 600 ट्रैकमैन रन ओवर हुए और 21 और 22 में 1000 से अधिक हुए, मतलब औसतन 3 ट्रैकमैन रन ओवर हो रहे हैं। अब रन ओवर होने की वजह या तो उसको पता नहीं रहता है गाड़ी का कि गाड़ी कब आएगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोहरा धुंध तरह ये होता है तो गाड़ी का पता नहीं चलता। अब इलेक्ट्रिकल फाइट हो गई तो और भी आवाज़ कम करने लग गई गाड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि सेफ्टी डिवाइस मिले। अभी ये भी पता चला है कि 91 करोड़ रुपये सेफ्टी डिवाइस के लिए बजट पेश हुआ है। तो आपसे भी निवेदन है कि RG काबर साहब AJS भी है NFIR के, तो वो अगर इस फाइल को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो सर आप जानते कि आर्मी में जो उन लोगों को मान सम्मान देते, तो हमारे भी ट्रैकमैन एक आर्मी मैन है और वो इतने हो जाते तो उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी आपने जो सही मुद्दा एक अपना विचार प्रकट किया है, विचार के साथ मैं 100% सहमत हूँ। अभी आपको याद है तो 2-3 साल पहले सावरकुंडला में एक ट्रैकमैन की डेथ हो गई थी जी। वहाँ उसको पूरा सबूत लाए थे, साबुत रखने के लिए, उसकी बॉडी रखने के लिए, उसमें उसको तिरंगा के साथ उसको सम्मान दिया, तिरंगा उस पर तिरंगा में उसको लेटाया और सभी ने सम्मान दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी ट्रैकमैन हो या कोई भी रेल कर्मचारी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाता है, जैसे रन ओवर होता ट्रेन के साथ, तो वो आदमी को, वो कर्मचारी को
एज एन आर्मी मैन की तरह उसको हमको उसकी रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार पे जो बीत रही है, उन्होंने तो एक अपना स्वजन खो दिया, उनको उसके लिए दुख रहता है। तो उसको थोड़ा ये रहे कि हमारा जो स्वजन है वो मर नहीं गया, शहीद हो गया, ये फीलिंग्स होती है। जैसे आर्मी मैन एक्सपायर हो जाते हैं वॉर के दौरान, या कोई भी हमला होता है आतंकवादी का, तो उनको ऐसा माहौल होता है कि वो शहीद हो गया, मान सम्मान के साथ रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो रेलवे मैन को भी ये रिस्पेक्ट मिले, ये मैं काबर साहब के साथ, राष्ट्रीय नेताओं के साथ, जब भी हमारी वर्किंग कमेटी होगी, नेक्स्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग होगी, या जो भी लेवल पे मुझे मौका मिलेगा, वहाँ में आपका विचार है उसको आगे ले जाके उसके बारे में ज़रूर सफलता मिले, ये मैं चाहता हूँ। और सर, ये अंतिम मेरा सवाल था, और अंतिम ये सवाल है कि आज पढ़े लिखे नौजवान आ रहे, चाहे वो ट्रैकमेंट में हो, चाहे कोई से विभाग में हो, तो उन लोगों के बीच में दोनों ट्रेड यूनियन, चाहे वो NFIR हो चाहे ARF हो, तो आजकल जैसे 2007 में नए लड़के आए हैं, उसके बाद में 2013, 16, 19 और अब आने वाले 2023 में, परंतु उन लोगों के बीच में, क्योंकि आप जानते हो कि रेलवे सबसे बड़ा संगठन अगर है बचा हुआ है तो रेलवे में NFIR और ARF ही बचा हुआ है, परंतु आज के युवा पढ़े लिखे, तो इन लोगों के बीच में ऐसी भावना जारी है कि दोनों ट्रेड यूनियन हमारा सपोर्ट न करके हमारे साथ में शोषण अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सभी कर्मचारियों को, सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन दोनों ट्रेड यूनियन खत्म हो जाएगी और हम उन लोगों को बिल्कुल अनलेस कर देंगे, तो हम कर्मचारियों को ये देखना होगा कि अंग्रेजों का जैसा जमाना आ जाएगा कि कोई भी अधिकारी आपको कभी भी भगा देगा रेलवे से। तो सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कर्मचारियों में ऐसी भावना क्या जागे कि दोनों यूनियनों को, अब ये बोल रहे हैं कि दोनों यूनियन अपने काम से मतलब रखती है, कोई किसी कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या भावना और लोगों के बीच में ऐसा विश्वास पैदा करना चाहिए कि जिससे वो माने कि ट्रेड यूनियन के बिना हमारा कार्य, हमारी समस्या और हमारा रेलवे में जीवन वो अधूरा है। ये जो आपने सवाल किया है कि भाई ऐसी भावना क्यों इसमें क्रिएट हुई, क्योंकि पहले का जो ट्रैकमैन था, कर्मचारी था, ग्रुप डी में वर्क कर रहे थे, वो इलिटरेट ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें एजुकेशन नहीं था, तो वो वर्क ही करते रहते थे। आज के युवा पीढ़ी है, युवा जो जन आ रहा है रेलवे में, वो सब हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं, वो अच्छी चीज़ है, और हाईली क्वालिफाइड लड़के का दिमाग ज़्यादा चलता है। लेकिन हमारा फ़र्ज होता है एज ए ट्रेड यूनियन लीडर कि हम सबको जो भी गतिविधि चल रही है उनको इनसे वाकिफ करना चाहिए, क्योंकि रेलवे हो या कोई भी हो, उसमें नेगोशिएशन से सभी समस्या का सोल्व होता है। इसीलिए और एक फॉर्म बनाया है कि लोकल लेवल का इशू ए इन लेवल से जाए, ए इन लेवल से नहीं वो डिवीज़न से जाए, डिवीज़न से कॉम्प्लिकेटेड वो GM से जाए, GM से कॉम्प्लिकेटेड रेलवे बोर्ड जाए। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है दोनों ट्रेड यूनियन काम नहीं करे, दोनों फेडरेशन अपने अपने अस्तित्व के लिए और लोगों का काम पहले से करते हैं, क्योंकि 1937 से जो ये ट्रेड यूनियन चलता है वही चलता है और काम करते रहते हैं। आज की डेट में तो ज़्यादा फलित मिल रही है, क्योंकि पहले से ज़्यादा आज ट्रांसपेरेंसी हो रही है, आज इश्यू भी ज़्यादा सोल्व हो रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया। जैसे LDC टू ओपन टू ऑल LDC का इश्यू जो है वो ज़्यादातर वही बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा है। तो NFI ने 35/2012 से और 17 में 2/2017 जो आइटम है उसमें क्लियर लिखा है, और दोनों फेडरेशन के साथ उनका मीटिंग भी हुआ, और NFI के साथ तो ये भी कमिटमेंट है कि उसको 110% LDC टू ओपन सबके लिए हो जाएगा, और ख़ास करके गैंग में मतलब NFI की यही एक मांग है। और काबर साहब ने यहाँ से बना के आइटम भेजी थी, भावनगर मंडल से ये बना के भेजी थी आइटम, और ये अभी चल रही है। और काबर साहब का भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आइटम जल्द से सोल्व हो जाए, और सभी ट्रैकमैन हो या अन्य हो कर्मचारी, मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि ट्रेड यूनियन काम कर रहा है, आप उसको पूरा सपोर्ट करो। जैसे अभी NPS की मुहिम चल रही है, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, आपकी आवाज़ ही हमारी आवाज़ होगी। आप लोग आवाज़ नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ट्रेड यूनियन सफल नहीं होंगे। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से विनती ये है कि रूल के हिसाब से चलने का, और रूल के हिसाब से आप नेगोशिएशन करो, रूल के हिसाब से आप डिमांड रखो, 100% आप सफल होंगे, और ट्रेड यूनियन करके रहेगा, और दोनों फेडरेशन अपनी अपनी दिशा में सही काम कर ही रहे। दोस्तों, अभी आप लोगों को बड़ी खुशी की ये बात है कि अभी साहब बता रहे हैं कि डॉक्टर राघवैया जी जो NFI के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री है, उसने ये आवाज़ उठाई और बता रहे हैं कि आज ही काबर साहब ने जब यहाँ सही स्टेबल से ही लिखा था लेटर
कि एलडीसी ओपन टू ऑल किया जाए। ये डाबी साहब जो मंडल मंत्री है, सबके लोकप्रिय हैं, जो बता रहे हैं। और सर मैं सबसे पहले ये आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मैं सभी युवाओं को भी इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस दिन ट्रेड यूनियन खत्म हो जाएगी, कर्मचारियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अगर अभी ट्रेड यूनियन है फिर भी हमारे बीच इतनी समस्या है, तो आप सोचें कि दोनों ट्रेड यूनियन खत्म हो जाएगी तो कितनी समस्या हमारे क्रिएट हो जाएगी, आप ये सोचें। इसलिए आप सभी से जहाँ भी हो, आप दोनों यूनियन को, जो भी आप ताल्लुक़ रखते हो उस यूनियन का आप सपोर्ट कीजिए। और आप जब सपोर्ट करोगे तो यही मंच आपका सामने आएगा, क्योंकि अभी आप जान रहे हो सबसे पहला इशू है एनपीएस का। दोनों ट्रेड यूनियन है, एनएफआई और एआरएफ दोनों मिलकर ट्रेड यूनियन ये मचा रही है कि एनपीएस खत्म हो और पुरानी पेंशन चालू हो। तो सर मैं लास्ट सवाल यही था कि एनपीएस अभी 2004 के बाद में आए कर्मचारी है, तो अभी लगभग 65% के लगभग कर्मचारी एनपीएस कर्मचारी हो गए हैं। तो जैसे पुराने नेता है, राष्ट्रीय लेवल के, डिवीजन लेवल के सभी की पेंशन चालू, परंतु आप लोग लड़ रहे हो इन कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में आते हैं। परंतु हम कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी, अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो ये जो मुहिम चलाई है, ये जो संघर्ष आंदोलन चलाया, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में सर आप कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे? एनपीएस जो शुरू हुआ है 1/1/2004 और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट हुए थे उस कर्मचारी के लिए, कई 4 राज्यों है इन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे है हमारा खास करके रेलवे में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने दोनों ट्रेड यूनियन ने मिलकर ये पहली बार ये मंच बना है एनजीसीए कि जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी और दोनों का 50-50% मतलब दोनों का संपूर्ण एक हिस्सा होना चाहिए कि भाई हमारा एक ही मकसद है कि एनपीएस को भगाओ, ओपीएस को लाओ, मतलब गो बैक। ये बात हुई एनपीएस को कैसे करके रिमूव करना है और ओपीएस लाना है। तो इसमें आप ऐसा सोचो कि यदि दोनों ट्रेड यूनियन मिल गए हैं किसी भी कंडीशन के, विदाउट कंडीशन, अभी दोनों ये दिशा में काम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि जहाँ ज़रूरत पड़ी, अभी ताल कटोरे स्टेडियम में अभी इनटुक का सम्मेलन हुआ, उसमें काबर साहब को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। फर्स्ट बार भावनगर मंडल से, मतलब वेस्टर्न रेलवे का जो महामंत्री है उसको एक नई पदवी मिली है, राष्ट्रीय सचिव इनटुक का बनाया है। वहाँ जो ताल कटोरे स्टेडियम में मीटिंग हुई, वहाँ एक एनपीएस का एम्प्लॉय था वेस्टर्न रेलवे से, वो एम्प्लॉय ने ये बोला वहाँ पे स्पीच दी कि मैं एनएफआई का वर्कर हूँ और एनएफआई को जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम संघर्ष करने के लिए रास्ते पे भी आ जाएंगे, लेकिन एनपीएस आप दूर करो। ये हमारी सभी, उन्होंने तो ये बोला कि पूरा एनपीएस एम्प्लॉय है उनकी ओर से मैं आह्वान करता हूँ, आपको विश्वास हो। परंतु सर ये कर्मचारी कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि 6 साल पहले 2016 में 7 जुलाई को आंदोलन, राष्ट्रीय हड़ताल करने के लिए दोनों ट्रेड यूनियनों ने भी किया था। तो वो कर्मचारी ये बोले कि 2016 में भी वोट पाड़े गए थे कि हम एनपीएस के लिए, कर्मचारी की समस्या के लिए आंदोलन करेंगे। तो क्या ये कर्मचारी फिर दोनों ट्रेड यूनियनों पर क्या विश्वास करेंगे, क्योंकि 2016 ऐसे गवा दिया, जबकि मेरे पास जी न्यूज़ पर डॉक्टर राघवैया जी और शिव गोपाल मिश्रा जी का बयान था कि हम 7 जुलाई को आंदोलन पर जाएंगे हमारी कर्मचारी, क्योंकि 7 पे कमीशन लागू हुआ था। तो क्या फिर ये कर्मचारी, आप कह रहे हो कि एनपीएस के लिए हम लड़ेंगे दोनों ट्रेड यूनियन और सितंबर 28 2023 तक हम दिल्ली में राज्यसभा लोकसभा के सामने हड़ताल करेंगे, तो कर्मचारी कैसे विश्वास करेंगे सर? 2016 का जो इश्यू था वो केवल एनपीएस का नहीं था, वो था पे कमीशन का, और वो इश्यू था, उसमें पे कमीशन की बात थी, एनपीएस का नहीं था। और ये इश्यू पूरा राष्ट्रीय लेवल का है, हर एक डिपार्टमेंट, इसमें सिर्फ रेलवे नहीं है, इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट है, इसमें टीचर्स है, और इसमें राज्य सरकार का भी कर्मचारी इन्वॉल्व है। यहाँ सिर्फ रेलवे का नहीं है, रेलवे का होता तो हम उसमें सस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे कि तो दोनों फेडरेशन अपनी फीस लेने के लिए, अपना वोट लेने के लिए काम करेंगे, फिर भूल जाएंगे। ये तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट, पूरे इंडियन, मतलब अपने इंडियन जो है भारतीय, उसमें जितने भी कर्मचारी है जिसको एनपीएस लागू हुआ है, ये सामूहिक लड़ाई है। जब सामूहिक लड़ाई होती, जैसे देश आज़ाद हुआ, क्योंकि देश को आज़ाद करना था, तभी वो आज़ादी की लड़ाई चली, तो आखिरकार हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए। तो ये एनपीएस की भी यही लड़ाई शुरू हुई है, ग्राउंड लेवल से शुरू हुई है, राष्ट्रीय लेवल संसद तक वो आज की डेट में वो आवाज़ गूंज रही है। ये सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है, इसीलिए सभी को ये माइंड में रखना चाहिए कि कुछ भी हो जावे, ये एनपीएस जाएगा जाएगा जाएगा।
थैंक यू डाबी साहब आपका कि आप सभी कर्मचारियों के लोकप्रिय नेता हो, जोशीले हो, युवा हो, और आपका आज इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल पे आपका इंटरव्यू लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही विचार इस यूट्यूब के माध्यम से सभी कर्मचारी तक पहुँचेगा, जिससे संघर्ष बढ़ेगा और कर्मचारियों में एक विश्वास बढ़ेगा। तो मैं सभी कर्मचारी से निवेदन करता हूँ कि ये चैनल अगर अच्छा लगा, इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद राम जी।